बोलने की आदत नहीं। आदरणीय स्वामी जी, स्वामी जी अपने भाषणों में आपको सबको एक चीज़ जरूर बताते हैं कि दुनिया में कैसे कुछ लोग जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ के ऊपर उनका कंट्रोल हो। मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी बात जो है आपके जहन में लाने की है कि क्यों ये और क्या हुआ है पिछले हफ्ते में जो हम सबको एक तरह से इम्पैक्ट करेगा, लेकिन शायद हम जानते नहीं हैं। पिछले हफ्ते एक ब्राज़ील में एक विश्व सम्मेलन हुआ, उसका नाम था Rio+20। उसमें 100 देशों से ज़्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो सम्मिलित हुए। 50,000 से लोग ज़्यादा वहाँ पहुँचे। काफ़ी जमघट था, कई दिन चला। Rio+20। अब ये Rio+20 क्या है? रियो तो एक शहर का नाम है, रियो डी जेनेरो, जिसमें ये मीटिंग हुई थी। और 20 साल पहले एक वहाँ पर अर्थ समिट हुई थी। मतलब दुनिया में इतना चिंतन था कि ज़मीन की जो आज हालत हो रही है, पृथ्वी की जो हालत हो रही है, आप जानते हैं कि भाई समुद्र का हाल बुरा हो गया है, पहाड़ों का बर्फ़ जो पिघलती जा रही है, नदियां सूखती जा रही हैं, ज़मीन जो है जहरीली होती जा रही है। तो इन सब के ऊपर एक चिंता दुनिया में थी। तो एक सम्मेलन हुआ रियो में 1992 में, और उसमें तकरीबन 160 से ज़्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पहुँचे थे। और उस सम्मेलन में पहली बार बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जिसके ऊपर दुनिया में एक चिंतन शुरू हो गया। एक तरह की एग्रीमेंट्स हुई जिसपे पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। उन्होंने एक बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के ऊपर भी एक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी साइन किया। फिर उन्होंने एक क्लाइमेट चेंज, मौसम बदल रहा है आप जानते हैं, उसके ऊपर भी बातचीत शुरू हुई। क्योटो प्रोटोकॉल उससे निकला। ये सब चीज़ें तो दुनिया में जो असर करती हैं उसका शुरुआत रियो से हुई। तो Rio+20 का मतलब ये था कि हम चाहते थे कि 20 सालों में तो बहुत ही दुनिया की दुर्दशा हो चुकी है, तो और चिंता होनी चाहिए थी। 20 सालों में क्या हुआ? 2-3 बातें मैं रखूंगा आपके सामने कि 20 सालों में, अगले जब 1992 के बाद जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, एक आप जानते हैं जब दुनिया में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप जानते हैं ये आजकल तापमान बढ़ता है, वो इसका कारण है ग्रीन हाउस गैसेज। वो होता है कि ऐसी गैसें निकलती हैं जो कि ऊपर जाके एक तरह का वो छत बना देती हैं या एक नया आसमान बनाती हैं जिससे सूरज की रेखाएं पार नहीं करती और यहाँ की जो रेखाएं हैं वो बाहर नहीं जा सकती, तो उससे गर्मी बढ़ती है। जब यहाँ की रेखाएं, जो यहाँ की जो गर्मी है वो बाहर नहीं जा पाएगी तो और गर्मी बढ़ती जाएगी। उसको ग्रीन हाउस, जैसे ग्रीन हाउस में गर्मी बढ़ती है ऐसे उसका नाम रखा गया ग्रीन हाउस। तो वो गैसेज जो हैं वो 48% बढ़ चुकी हैं पिछले 20 साल में। तभी देख रहे हैं आप तापमान बढ़ता जा रहा है और समुद्र भी सूखते जा रहे हैं। अब तो नदियां सूखती जा रही हैं, समुद्र का जो है बढ़ता जा रहा है स्तर जो है। उसके बावजूद और भी अगर आप देखें, जंगल जो खत्म हुए हैं तो 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर जंगल जो है वो नष्ट कर दिए गए हैं पिछले 20 सालों में। तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी आशा ये थी कि Rio+20 जो कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे और दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस मानी जाती है, सबसे बड़ा सम्मेलन माना जाता है, वो पिछले सप्ताह ही समाप्त हुआ। उसमें एक नया शब्द दिया गया, उसका नाम, जब भी कोई दुनिया में कोई उन्होंने ऐसा काम करना होता है कि जिससे गरीब आदमी को या पर्यावरण को नुकसान हो, तो उसका नाम ऐसा दिया जाता है कि जैसे लगता है हमें कि ये वाकई दुनिया के भले के लिए हो रहा है। अब जो नई जो टर्मिनोलॉजी दी गई है वो है ग्रीन इकोनॉमी, यानी हरी अर्थव्यवस्था। आप जब पहली बार सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये तो बहुत ही समझदारी का काम होगा और इसमें वाकई ही हमें सबको सम्मिलित होकर ये काम करना चाहिए। ये 600 पेज का डॉक्यूमेंट यूनाइटेड नेशन ने पेश किया, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। उस 600 पेज के डॉक्यूमेंट को जब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि Rio+20 नहीं, ये तो Rio-20 हो गया। आज ये हालात हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद डिमांड बढ़ गई। सोने का भाव बढ़ता है तो हमें लगता है कि शायद लोग ज्यादा सोना खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ना तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ी है ना ही सोने की डिमांड बढ़ी है। वो एक वायदा बाजार है, कुछ लोग उसका व्यापार करते हैं, वायदा बाजार, उसमें स्पेकुलेशन होती है और उसके करके उनको फायदा होता है जिसका नुकसान हम सब भुगत रहे हैं। जब सोने के दाम बढ़ते हैं तो मैं जानता हूं हर घर में कोशिश होती है कि शादियों के लिए, अपने बच्चों के लिए सोना हम लेके रख लें, लेकिन अब सोना आपके हाथ से निकलता जा रहा है।
वो इसलिए नहीं कि भाई दुनिया में बहुत खपत हो रही है, वो इसलिए कि कुछ लोग उसका वायदा बाजार, उसके स्पेकुलेशन करते हैं उस बाजार में जाके, जिसके करके वो उनको तो फायदा होता है लेकिन हम सबको उसका भुगतान देना पड़ता है। इस तरीके से पेट्रोल की बात भी हुई है। पेट्रोल में 5 कंपनियां हैं जो दुनिया में सारे उसका वायदा बाजार में हिस्सा लेती हैं और उसी के करके पेट्रोल बढ़ता है, कम होता है। वो वायदा बाजार का खेल है, आपकी डिमांड सप्लाई का खेल नहीं है। पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल बढ़ गया, फिर पिछले कुछ दिनों में आप देखा पेट्रोल की कीमतें कम होगी, कल भी दाम कम हुए हैं। और एक टाइम पे ऐसा था कि $140 प्रति बैरल जो होता है कीमत पहुंच गई थी, आजकल 90 के आसपास कम हो गई है। लेकिन उसका डिमांड सप्लाई से कोई मतलब नहीं है, वो उसको कमोडिटी ट्रेडिंग कहते हैं। ये वायदा बाजार जिसको आप कहते हैं, आप सुनते हैं भारत में वायदा बाजार हो रहा है। भारत में 100 लाख करोड़ का तकरीबन जो है आज वायदा बाजार चल रहा है, 100 लाख करोड़ का, जिसमें से तकरीबन 13, 14, 15 लाख करोड़ तो एग्रीकल्चर के जिन्स हैं उसमें, जिनके ऊपर वायदा बाजार हो रहा है। लेकिन अब दुनिया ये सोच रही है कि 2008 में एक अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई थी और अब भी 2012 में भी अर्थव्यवस्था दुनिया की लड़खड़ा रही है। उस समय उस अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए दुनिया में, जिसमें स्वामी जी हर बार बताते हैं कि बैंकों ने लूटा, बैंकों ने नुकसान किया, शुरुआत वहां से हुई थी। दुनिया ने $20 ट्रिलियन का उसमें इन्वेस्टमेंट की है। मुझे तो मालूम भी नहीं कितने लाख करोड़ होगा ये। $20 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है और ये गरीबी के नाम पर होती है कि गरीबी हमने खत्म करनी है और भूखमरी खत्म करनी है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, रोजगार क्रिएट करने हैं। इसलिए हम लोग ये पैसा उसमें लगा रहे हैं, उस इकोनॉमी में लगाते हैं। 1000 लाख करोड़, 1000 लाख करोड़ स्वामी जी ने बताया आपको। इतना इन्वेस्टमेंट किया गया, वो आपका और मेरा पैसा था। वो पैसा दिया गया बैंकर्स को और प्राइवेट कंपनियों को। उनके नुकसान होते हैं तो वो हम सब भुगतते हैं, लेकिन जब उनका प्रॉफिट होता है तो उन्हीं के पास रहता है। इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, सोशलाइजेशन ऑफ कॉस्ट। ये होता है, ये टर्मिनोलॉजी है, अब नई बनाई गई है कि आप देखिए आपके आसपास अमीर आदमी अमीर हो रहा है, गरीब आदमी गरीब हो रहा है, क्योंकि आपकी जेब से पैसा निकाल के उनको दिया जा रहा है। और ये प्रथा चलती आई है। अब 2012 में फिर दोबारा दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। कुछ लोगों का यह मानना है कि ये उससे ज्यादा व्यतीत होगी, भयंकर होगी, खतरनाक होगी। और यही आप देख रहे हैं हमारे देश में रुपया जो है, आप सुनते हैं रोजाना के डॉलर के प्रति रुपया हमारा जो है फिसलता जा रहा है, वो भी उसका एक रूप है आपके सामने। लेकिन दुनिया क्या सोच रही है, इसको कैसे दोबारा इससे प्राइवेटाइजेशन जो प्रॉफिट की है वो और ज्यादा हो। वो ग्रीन इकोनॉमी का जो शब्द है उसको हमें समझने की जरूरत है। उस ग्रीन इकोनॉमी में क्या कहा गया, मैंने उसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश की, 600 पेज तो मैं नहीं पढ़ पाया अभी तक। लेकिन उसमें जो मैंने पढ़ा उसमें इतना भयभीत होने वाली बात है कि वो ये कह रहे हैं कि वायदा बाजार तो हो गया, कमोडिटी ट्रेडिंग भी कर ली, जितना हमने कमाना था कमा लिया। अब हम आगे से कैसे अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। अब जो है उनका सारा जो फोकस है वो है अब प्रकृति के ऊपर। बहुत साल पहले मैंने अमेरिका के एक प्रोफेसर को सुना एक भाषण देते हुए, उन्होंने कहा कि हु नीड्स नेचर, यानी प्रकृति की किसको जरूरत है। तो उनका सारा लेख ये कहता है कि प्रकृति की जरूरत ही नहीं है, इसको हम मार्केट इकोनॉमी में जोड़ दें। तो मैंने सोचा शायद ये एक डिबेट के लिए ये बात लिखी होगी उन्होंने। फिर कुछ दिन पहले एक इकोनॉमिक जर्नल में पढ़ा गया, उन्होंने जो डेरिवेटिव्स बना के उसको कैसे वायदा बाजार में लाना है वो उसका भी सारा उसका व्याख्यान किया। और अब मुझे हैरानगी हुई कि यूनाइटेड नेशन ने ही एक रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आपको सब आम जो भी हम सिटीजन हैं अर्थ के, उनको बहुत सी चीजें मुफ्त में मिल रही हैं, जैसे हवा, पानी, पेड़ जो आप देखते हैं, ये सब मुफ्त में ही है। पक्षियों का जो भी एडवांटेज है वो भी आपको मुफ्त में मिलता है। उन्होंने कहा कि नेचर में सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं। सर्विस प्रोवाइडर जो टर्मिनोलॉजी हम बाकी चीजों में इस्तेमाल करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर कौन है? आपके पक्षी हैं, तितलियां हैं, कीड़े हैं, ये सब सर्विस प्रोवाइडर हैं जो सर्विस देते हैं। जर्मिनेशन करें, पॉलिनेशन करें, ये सब जो काम है ये करते हैं और फ्री में करते हैं। उन्होंने कहा कि अब इसकी भी लागत लगाई जाए, इसकी भी कीमत लगाई जाए। अब आगे से पक्षियों ने, तितलियों ने, कीड़ों ने जो भी काम किया है अब उसकी एक कीमत लगाई जाएगी। वो कीमत लगा के उसको वायदा बाजार के ऊपर उसके डेरिवेटिव बना के उसको वायदा बाजार पे उस पर कारोबार शुरू हो जाएगा।
दुनिया का अब जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये नया ढांचा आपके सामने अब रखा गया है। अब ये पानी और जंगल जमीन तो ले लिए, अब उनको लगता है कि ये जो चीजें थी जो जिसके ऊपर आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं, उसको भी किस तरीके से उसको उसके डेरिवेटिव्स बना के उसको ट्रेड किया जाए वायदा बाजार के ऊपर, अब उसका उन्होंने पूरा स्वरूप बना के दे दिया है। यानी आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में आप देखेंगे अब ये चीजें जिसके ऊपर हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे, ऑक्सीजन लेने की, सांस लेने की, जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि नीम पेड़ की अगर हम कीमत करें, उसकी कीमत नापें तो वो $25,000 का बनता है। और अगर वो उसकी अगर हम $25,000 से हम ट्रेडिंग शुरू कर देंगे तो आप समझेंगे कि नीम की वैल्यू कितनी वो बढ़ जाएगी और आपके ऊपर कितना उसका जो भार आएगा वो कैसा होगा। वो मुझे समझ नहीं आता कि हम लोग कौन से रास्ते पे जा रहे हैं। मैं ये ग्रीन इकोनॉमी जो शब्द है और जो इन्होंने ग्रीन इकोनॉमी का पूरा जो खाता वाता बनाया है वो आपके सामने रखना चाहता था कि आप भी समझिए। कभी आप अखबार में पढ़ें कि अब हरी अर्थव्यवस्था की बात हो रही है तो आप खुश होंगे सुन के कि हरी मतलब है कि आप पर्यावरण को बचाने में लगे हैं, जमीन आसमान को बचाने में लगे हैं। ऐसा नहीं है, अब तो उसको बेचने में लगे हैं, जैसे स्वामी जी ने कहा है। और ये जब आएगा तो मुझे लगता है कि इसका जो कुछ लोगों के पास सारा धरती का जो पर्यावरण जो भी है, जो रिसोर्सेज हैं वो उनके कंट्रोल में आ जाएंगे और हम लोग जो सब हैं उसके उपभोक्ता होने के नाते हम सबको उसका एक दाम देना पड़ेगा, जिसमें वही बात होगी, कुछ लोग और अमीर होते जाएंगे और हम लोग जो है आम जनता जो है वो और गरीब होती जाएगी, हम लोग उनके कंट्रोल में रहेंगे। तो मतलब कहने का कि पूरी प्रकृति के ऊपर कुछ लोगों का अब कंट्रोल जो है वो होने जा रहा है और ये दुनिया में एक जो है सबने मिलके इसका एक समाधान सोचा है कि यही एक रास्ता है इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ाने का। तो मुझे लगता है कि सारे समाज को इस पर चिंतन करने की बहुत जरूरत है और यही एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम शुरुआत करें, स्वामी जी के आशीर्वाद से हम इसको शुरुआत करें, चर्चा करें कि ये हम क्या कर रहे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हैं। तो कहने का सिर्फ तात्पर्य था कि Rio+20 का सम्मेलन नहीं था, वो Rio-20 का सम्मेलन था, जिसको हम सब हमारी आने वाली जनरेशन शायद उसको भुगतेंगे। धन्यवाद।